आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित गांव के बच्चों की शिक्षा शीर्षक निबंध के अंत में दिए गए प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे चले और देखें इस पाठ के अंत में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसमें जो सबसे पहला प्रश्न है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, कमारालय का देश किस देश का उपनिवेश था? अपनी आत्मकथा के अंतिम अध्याय में उन्होंने किस प्रसंग का चित्रण किया है? संक्षेप में लिखें। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, कमारालय का देश फ्रांस का एक उपनिवेश था। उन्होंने अपनी आत्मकथा के अंतिम अध्याय में बताया है कि विदेशों में आगे की पढ़ाई के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में उनके सफल होने पर उच्च शिक्षा के लिए फ्रांस भेजे जाने का उनका प्रस्ताव हुआ। उस समय विदेश में जाना या फिर विदेशों में जाकर पढ़ाई करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। कमारालय की इस उपलब्धि से उनके सगे संबंधी और गांव वाले सभी खुश थे। सबने उन्हें विदाई दी, लेकिन विदाई के समय उनकी माँ उन्हें कहीं दिखाई नहीं दी। इससे परेशान कमारालय ने जब अपनी माँ से मिलने झोपड़ी में गए तो वहाँ उन्होंने अपनी माँ को रोते हुए देखा। माँ से रोने का कारण पूछने पर माँ ने कहा कि जिस दिन उसका नामांकन गांव के विद्यालय में हुआ था उसी दिन वह समझ चुकी थी कि वह गांव में रहने वाला नहीं है, लेकिन उसके पिता और उसके चाचा ने उसकी एक न सुनी। कमारा के पिता के साथ साथ गांव वालों ने भी उसके साथ धोखा किया है। उसकी माँ ने यह भी कहा कि वह बहुत पहले से उनसे विदा ले चुके हैं। यहाँ पुत्र के दूर जाने के समय पर एक माँ की अंतर्वेदना के भाव का सफल चित्रण हुआ। क्लियर? अब इसके अगले सवाल है कि कमारालय की आत्मकथा किसे समर्पित है? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, कमारालय की आत्मकथा उन अफ्रीकी माताओं को समर्पित है जो वहाँ के खेतों में काम करती हैं। उच्च शिक्षा के लिए फ्रांस जाते समय माँ के मन की अंतर्वेदना और निराशा के भाव ने कमारालय को झकझोर दिया था, जो उनकी आत्मकथा में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होती हैं। क्लियर? अब इसके अगले सवाल हैं, कमारालय की माँ उन्हें क्यों नहीं पढ़ाना चाहती थी? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, कमारालय की माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वह परिस्थितियों को समझती थी। वह यह भी समझती थी कि परिस्थिति के आगे किसी की नहीं चलती। यही कारण था उसे इस बात की आशंका बहुत पहले से थी, यदि वह विद्यालय में पढ़ने जाएगा तो संभव है उसे आगे गांव से बाहर भी जाना पड़ सकेगा। अतः वह नहीं चाहती थी कि कमारालय कहीं अन्यत्र जाए। उच्च शिक्षा ग्रहण करने विदेश जाते समय कमारालय की माँ को पूरा विश्वास हो गया कि अब वह गांव में नहीं रहेगा। क्लियर? अब इसके अगले सवाल है, शिक्षा अपने आप में कोई गुणकारी दवाई नहीं है जिसके सेवन से समाज एकदम रोग मुक्त हो जाएगा, या वह कोई उपहार हो जो सरकार हमें देने वाली हो या पिछले 50 साल से देती चली आ रही हो। आखिरकार शिक्षा क्या है? लेखक इस कथन का अभिप्राय क्या है, स्पष्ट करें। तो इसके जवाब में लिखेंगे, उपयुक्त कथन गांव के बच्चों की शिक्षा शीर्षक निबंध से ली गई है। लेखक ने यहाँ व्यंग्यात्मक रूप से इसे रेखांकित किया है। लेखक आम लोगों की उस अवधारणा से बिल्कुल भी सहमत नहीं है जिसमें शिक्षा को रोग मुक्त करने वाली दवाई की तरह समाज को दुरुस्त करने का साधन मान लिया गया है। वे इस बात से भी सहमत नहीं हैं कि शिक्षा सरकार द्वारा दिया जाने वाला उपहार है। विगत 5 दशकों से सरकार के आश्वासन के बाद भी या आज भी शिक्षा आम लोगों के बच्चों तक पहुंच नहीं सकी है।
शिक्षा व्यवस्था में सामाजिक चरित्र का अभाव होने से इसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा है। वर्तमान शिक्षा बच्चों को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उसकी महती सरोकार वाली भूमिका से काटकर अलग करने का एक प्रमुख अस्त्र बनकर रह गई है। विद्यालयों में प्रवेश के साथ ही इसकी शुरुआत हो जाती है। लेखक के अनुसार व्यापक दृष्टिकोण और सार्थक प्रयास से ही उपेक्षित और वंचित वर्गों के बच्चों तक शिक्षा को सुलभ बनाया जा सकता है। अतः इस दिशा में पहल आवश्यक है। अब इसके अगले सवाल है कि लेखक के अनुसार शिक्षा बच्चों को समाज के सबसे व्यापक सरोकार से काटने वाला एक प्रमुख अस्त्र बन गई है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? क्या आप इससे सहमत हैं? अपना विचार दें। तो इसके जवाब में लिखेंगे, यहाँ लेखक का कहना है कि बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था उसे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उसकी महती सरोकार वाली भूमिका से काटकर अलग करने का एक प्रमुख अस्त्र बनकर रह गई है। बच्चों को लगता है कि यह शिक्षा का कोई सामाजिक महत्व है ही नहीं, अर्थात वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था के कारण उसका सामाजिक चरित्र उससे दूर छूट जाता है। बच्चों को उसके सामाजिक दायित्व का बोध तक नहीं हो पाता। विगत 50 वर्षों से चली आ रही इस व्यवस्था से लेखक क्षुब्ध और असंतुष्ट हैं। तथ्यों पर आधारित लेखक की राय पर सहमति आवश्यक है। वर्तमान व्यवस्था में शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित कर दिया गया है। फलस्वरूप बच्चे अपने सामाजिक दायित्वों को नहीं समझ पाते हैं और वे सामाजिक चरित्र की उपेक्षा करते हैं। यह शिक्षा का दोषपूर्ण होना बताता है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह लेखक का कथन सर्वथा सार्थक प्रतीत होता है। क्लियर? अब इसके अगले सवाल हैं, आर्थिक उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? इसके क्या दुष्परिणाम हुए हैं? तो इसके जवाब में लिखेंगे, आर्थिक उदारीकरण को सामान्यतया आर्थिक सुधार के लिए जाना जाता है। एक आम मान्यता है कि इससे देश की आर्थिक स्थिति अधिक सुदृढ़ होगी। परिणामतः तेजी से पूंजीवाद देश में अपना पैर पसारता जा रहा है। देश के विकास और मजबूत आर्थिक स्थिति के सुनहरे सपने के नाम पर लोगों में यह भ्रामक विचारों को फैलाया जा रहा है। आर्थिक उदारीकरण के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करके देश को जर्जर किया जा रहा है। लोगों की जमीन, जल, जंगल सहित तमाम खनिजों तक को येन केन प्रकार पूंजीपतियों को हस्तांतरित किया जा रहा है, जिसके कारण अब लोगों को रोजी रोजगार के लिए अपने गांव, शहर और देश से दूर जाना पड़ता है। कुल मिलाकर आर्थिक उदारीकरण वास्तव में देश के लिए नुकसानदेह है। क्लियर? अब इसके अगले सवाल है कि लेखक ने प्रस्तुत पाठ में देश की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था पर आक्षेप किए हैं। उनके विचार से देश की राजनीतिक व्यवस्था में कौन सी समस्याएं प्रवेश कर चुकी हैं? तो इसके जवाब में लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपराध के राजनीतिकरण एवं वर्तमान व्यवस्था से असंतुष्ट हैं। आर्थिक उदारीकरण के नाम पर बढ़ता पूंजीवादी राजनीति और सामाजिक संबंधों तक में अपराध के बढ़ते प्रभाव का मूल कारण है। राजनीति में बढ़ते अपराध से सर्वाधिक स्त्रियां, कामगार मजदूर, बच्चे, छोटे छोटे किसान और आज के युवा पीढ़ी प्रभावित है। किसी सभ्य समाज के लिए यह स्थिति अत्यंत वेदनापूर्ण है। क्लियर? अब इसके अगले सवाल है, पंचायती राज में एक तरफ चिंगारी और रोशनी झांकती है तो वहीं ढेरों आशंकाओं का अंधेरा भी दिखाई देता है। यहाँ किन रोशनी और आशंकाओं की ओर संकेत है? तो इसके जवाब में लिखेंगे, देश के उत्थान के लिए लेखक पंचायती राज व्यवस्था को महत्वपूर्ण मानते हैं। इस व्यवस्था से राष्ट्र का भला होने की उम्मीद लेखक को है, पर वे इससे पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं। पंचायती राज के संचालन में केवल औपचारिकताओं को ही पूरा किया जा रहा है। इसे प्रशासनिक और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारों से वंचित रखा गया है। परिणामस्वरूप समाज के वंचित लोगों और महिलाओं तक इसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। उनकी स्थिति कमोबेश आज भी वैसे ही बनी हुई है। पंचायतों को सीमित अधिकार दिए जाने से स्थानीय स्तर पर होने वाली गड़बड़ी को रोकने में यह विफल साबित हो रही है। साथ ही कई राज्यों में
समय पर चुनाव नहीं होने से भी इसके अपेक्षित लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। क्लियर? तो ये थे यह बिहार बोर्ड के 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित गांव के बच्चों की शिक्षा शीर्षक निबंध पाठ के कुछ प्रश्न। इस पाठ के कुछ और प्रश्न शेष रह गए जिन्हें अगले वीडियो में मैं देने वाला हूं। फिलहाल यह वीडियो आपको शायद पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप अवश्य लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप देखते रहें हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।